ठीक, पहली यूनिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी नेचर, दूसरी जो है वो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, तीसरी है इंडस्ट्री, चौथा है यूपी। तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्या करेंगे आज क्लास में। सबसे पहले तो मैं आपको इसका नेचर समझाऊंगा, इस सब्जेक्ट का, इस सिलेबस का। फिर उसके बाद हम इस सिलेबस को डिजाइन क्यों किया गया है ये समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक यूनिट समझेंगे, उसके बाद 15 मिनट 5 मिनट रिवाइज करोगे आप। और उस रिवाइज करने का मतलब दिमाग में उसी दिन फिट बैठ जाए, यहां से जाने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। दूसरी यूनिट करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, फिर जैसे भी चलेगा इस तरह करेंगे। ठीक, किसी के अगर दोस्त को अगर आना हो अभी तो मैसेज कर दें, वरना क्लास चालू करें, है ना। ठीक, ठीक है, चलो। सबसे पहला वर्ड है इकोनॉमी। ठीक, अभी अपने आप को क्लास से बिल्कुल किताबों से दूर कर लो। ठीक है, अभी केवल अपने घर तक रहो। अच्छा ये बताओ, अपना अपना घर सोचो सब कोई। आपके घर में ना दो चीजें होंगी, एक होगा संसाधन, ठीक। अब आप कहोगे संसाधन क्या होते हैं? संसाधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आपको कुछ फायदा मिले, जो आपके जीवन को बेहतर करे। जैसे भोजन, जमीन, लैपटॉप, मोबाइल। आप लोग भाई आप भी तो फायदा करोगे ना। और क्या हो सकता है? पानी, हवा, सोचो। और क्या क्या हो सकता है? पेड़ पौधे। और सोचो, जितना सोच सकते हो जल्दी जल्दी। देख लो, पढ़ना नहीं है कुछ, ये दिमाग चलाना है। आप सोचो पढ़ के नंबर आते हैं, तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं कि मैं एकेडमिक नहीं पढ़ाता, मैं सिविल सर्विस में दिल्ली में पढ़ाता हूं, जो आईएएस की तैयारी होती है। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने का पर्पज ये था कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, और यूनिवर्सिटी में जो घटिया किस्म की पढ़ाई हुई है ना, और हम लोगों को लगता है कि जो मिडिल क्लास का बच्चा होता है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। अपर क्लास के साथ हो जाए चलेगा भाई, उसका कंपनसेट कोई कर देगा, माँ बाप है पैसे वाले। लोअर क्लास वाले का कोई है नहीं, उसको पता है वो कुछ भी कर लेगा। सबसे ज्यादा पिसता है मिडिल क्लास, ठेला चला नहीं सकता और अमीर आदमी बनने लायक बचा नहीं है, तो केवल पिसता है। तो इसीलिए उसके साथ हम खड़े हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? जो कुछ भी हमारे लाइफ में कुछ ऐड कर सके, जिससे हमें कोई रिटर्न मिले। ठीक, एक एक एग्जांपल कोई बताओगे संसाधन का? कोयला, लकड़ी, है ना। और क्या है? सूर्य की रोशनी है कि नहीं है? है। चलती हुई पवन, हवा। क्यों है हवा? उससे भी लाइट बन जाएगी, है। तो ये सब संसाधन है। क्लियर? यहां बात समझ में आ गई? अच्छा, अपने घर के संसाधन बताओ कुछ। जमीन सबके पास होगी थोड़ी बहुत, माँ बाप जो काम करने वाले हैं, और कौन कौन? जिसमें संभावना है, जो हमें कुछ रिटर्न में दे सकता है, सब संसाधन। और क्या होगा? कमरा, घर, मकान। और क्या है? जानवर। बहुत सही। और बताओ कुछ और है संसाधन? बोलो। हाँ, एग्रीकल्चर वही हो गया, जानवर हो गया, ये जमीन हो गया। और बताओ। हाँ, सब संसाधन। तो आपके यहां संसाधन हो गए। क्लियर? इसमें सबसे मेन संसाधन जो होगा हम लोगों के पास होगा, है ना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, संसाधन जो हमारे पास होते हैं वो सीमित है या सीमित है? सीमित। सबके पास सीमित संसाधन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड या सीमित। अब सीमित रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात बताओ, हम लोगों को क्या करना है उस सीमित संसाधन का? हम सब क्या चाहते हैं? हम सबका गोल क्या है? सबके घर का क्या गोल है ये बताओ।
सबके घर का गोल क्या है? अरे श्याम, संसाधन छोड़ो, जीवन को बेहतर बनाना। क्या बनाना? हाँ, ठीक है, जीवन को। आप लोग तो बहुत अच्छा बता रहे हो। हाँ, जीवन को बेहतर बनाने का मतलब जीवन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, जिसका इंग्लिश मीडियम होगा, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करना, जीने के तरीके को बेहतर करना। जैसे साफ पानी, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खेलने कूदने की व्यवस्था, ये नहीं कि पार्क हो तो साफ सुथरा हो, अच्छी हवा। तो हमारा उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। अब हम इसका प्रयोग करके जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस संसाधन से अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है हमारे सबके घर का। आपको माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं? बेहतर बनाने के लिए। तो ये बताओ मुझे कि जमीन, पैसा, खाना पीना जो भी है सीमित है, जीवन को बेहतर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें संसाधन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयोग। क्लियर? और उस प्रयोग करके हमें क्या पैदा करना पड़ेगा? कुछ गुड्स और कुछ सर्विस, और वही गुड्स एंड सर्विस हम कंज्यूम करेंगे और हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। यहां तक किसी को समस्या आई? हम अपने घर में जमीन है, मान लो 5 बीघा, इसका प्रयोग करते हैं, गुड्स पैदा करते हैं। गुड्स का मतलब अनाज पैदा करते हैं, खाते हैं, ठीक है, उस अनाज से ब्रेड बना लेंगे, खा लेंगे। हमारे घर में मान लो सीमित मतलब रिसोर्स है, मम्मी पापा। सर्विस का मतलब पढ़ाते हैं हमें। सर्विस और गुड्स दो चीजें होती हैं। गुड्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम यूज करते हैं और जिनको हम छू सकते हैं। और यूज क्या करते हैं? जिसको यूज करने से, जिसका प्रयोग करने से हमें संतुष्टि का भाव पैदा होता है। जैसे पनीर खाया, यूज कर लिया, संतुष्टि का भाव हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम यूज करते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते, संतुष्टि का भाव उसमें भी होता है। जैसे बाल कटवाने गए, अब जो बाल काट रहा है वो एक कला है। टीचर ने पढ़ाया आपको, आप पढ़ाई छू सकते हो क्या? लेकिन संतुष्टि आती है। तो दो तरह की चीजें होती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। एक क्या है? गुड्स, और दूसरा सर्विस। और दोनों हमारे जीवन को क्या बनाती हैं? बेहतर बनाती हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब गुड्स एंड सर्विस करते हैं, हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, अब हमारे पास रिसोर्स कैसे हैं? लिमिटेड। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो इच्छाएं हैं वो क्या है? अनलिमिटेड, असीमित। अब मुझे एक बात बताओ, तो हमें समझदारी के साथ काम करना होगा कि कुछ भी कर दें, है ना? समझदारी का मतलब कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की। उदाहरण के तौर पे अपने घर में देखो क्या होता है, एक साइकिल आती है, थोड़ी देर तुम चला लेना, थोड़ी देर तुम चला लेना। खेती में क्या करते हो? 3 बार उगाते हो, मेड़ में कुछ और लगा लेते हो, है? और क्या होता है? क्या क्या है? मम्मी है, टूथब्रश यूज हुआ, उसके बाद में 10 तरीके का यूज करती हैं। कपड़ा खराब हो जाता है तो उसको पैरदान बना लेती हैं। बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई बहन यूज करते हैं ना हम लोग, कुछ तो बड़ी बात है। और क्या क्या करते हैं? घर बना होगा, उसमें एक छत बनवा देंगे सामान रखने के लिए, है? प्लास्टिक का डिब्बा है, अभी जाओगे घर तो मम्मी कहेंगे डिब्बा कहां छोड़ा है ना, अगली बार भेजा था ना, है? तो ये सब क्या है? सीमित संसाधन का असीमित, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग। इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। और ये किसकी घर की अर्थव्यवस्था है? आप सबके घर की इकोनॉमी। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए घर की इकोनॉमी क्या है, तो आप क्या बताओगे? घर के सीमित संसाधन का महत्तम प्रयोग करना, या समझदारी पूर्वक प्रयोग करना, या कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा, उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। व्यवस्था, व्यवस्था, समझ रहे हो? ऐसी व्यवस्था, अर्थ का मतलब होता है संसाधन, जिसमें कम संसाधन से ज्यादा हम, हाँ, तो इसको बहुत सिंपल फॉर्म में कहो,
कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, दैट इज इकोनॉमी, या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, इतना लिख लो। अब चूंकि हमने बात की संसाधनों की, जब हमारे घर की बात थी तो घर की इकोनॉमी हो गई, जब बात मैं अपनी करूंगा तो योगेश की इकोनॉमी, मेरे भी तो संसाधन है, मेरा एक कमरा होगा, जैसे मान लो क्लासरूम है, यही आप सबकी भी एक इकोनॉमी होती है। जब महीने का 5,000 3,000 4,000 आता है, सीमित संसाधन है, उसमें मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो ना, तो आपकी इकोनॉमी। तो वैसे ही भाई भारत एक देश है, भारत के रिसोर्स हैं, भारत में लोग हैं, भारत को उनको जीवन बेहतर करना है। तो अब आपसे पूछा जाए देश की इकोनॉमी का क्या मतलब है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इंडियन इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? हाँ, कि जो भारत है, इंडिया, इंडिया के लिमिटेड रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल मतलब समझदारी पूर्व, कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, आप लिख दोगे, और ये हर जगह लिखना है। जब आंसर आएगा ना, कुछ भी घुमा फिरा के ये लिखोगे ही। पूछा जाएगा कि ये क्यों जरूरी है, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, संसाधन सीमित है, ज्यादा इच्छा है, इसे समझदारी पूर्वक काम करना है। समझ में आ रही बात? अभी मैं जब आंसर लिखवाऊंगा आपको भी, तो आप देखना यही सब यूज करोगे। तो यहां तक किसी को दिक्कत? तो हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? अच्छा, एक बात आपसे पूछा जाए, अगर आपकी मम्मी क्या करती हैं, साल के पहले जब बजट का मान लो बात हो रही होती है ना, या मान लो कुछ भी बात करना होगा, तो क्या करेंगी? अच्छा, ये सामान पैदा कर लें, और ये इसको दे देंगे, ये इसको दे देंगे, यही करती है ना। तो क्या करती हैं, खेती है तो पापा सोचते हो ये प्रोड्यूस कर लें, प्रोडक्शन कर लें, और इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, इस कीमत पे दे देंगे, इस कीमत पे दे देंगे। उदाहरण के तौर पे यही कि अच्छा एक काम करते हैं, 2 जोड़ी कपड़े ले लेते हैं, है ना, एक छोटे के लिए एक बड़े के लिए, और बाद में दे देंगे। तो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं कि नहीं करते, और उस उत्पादन को बाद में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि कोई उसको उपभोग कर सके, कंजम्पशन कर सके। यही 3 बातें होती है ना। तो कौन कौन सी 3 बात होती है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। अच्छा, इस तीनों के बारे में निर्णय जो लिया जाता है वो समझदारी पूर्वक लिया जाता है कि कुछ भी लिया जाता है? तो बस जब आपके घर में इन 3 चीज का निर्णय समझदारी के साथ लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, महत्तम प्रयोग करना, समझदारी पूर्वक। तो वैसे अब आप कहोगे कि व्हाट इज इकोनॉमी या व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, तो आप कहोगे भारत के संसाधन का इस तरह से प्रयोग करना कि कम लागत पे ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो सके, अर्थात गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन, वितरण और उपभोग। बस बन गई डिफिनेशन, खत्म खेल। तो एक बार सोचो, अपनी आंख बंद करके डिफिनेशन याद करो, याद हो जाएगी ना। यही शब्द आने हैं बस। देखो, जब टीचर पढ़ता है ना तो देखता है कि उत्पादन लिखा है, प्रोडक्शन लिखा है, बस हो गया। आप लोग क्या करते हो, जाके कुछ भी लिखने लगोगे, शब्द नहीं लिखते, कीवर्ड, और इसीलिए नंबर नहीं मिलता। बाद में कहोगे पेज तो भरा है लेकिन मिला क्यों नहीं। सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है ना। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि योगेश त्रिपाठी एक इंसान है जो कभी कभी बच्चों को पढ़ाता है, या ये बोलूं कि योगेश त्रिपाठी एक फैकल्टी है, कम शब्दों में फैकल्टी तुरंत दिमाग लगेगा, अच्छा लगेगा ना। तो आपको हमेशा कीवर्ड यूज करना होता है, हर चीज को अच्छे से बोलना होता है। जैसे आप लोग बात करते हो और एक चाय की दुकान में जो बैठ के बात करता है, दोनों में अंतर यही आता है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो चलो, हम लोग ने ये पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। ठीक, अब इसमें एक सवाल है कि जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ लिया, समझ लिया, अब मान लो आपके घर की बात हमने की, आपके घर की इकोनॉमी की। अब ये मान लो हमें आपके घर को और बेहतर बनाना है, हमें आपके घर को और बेहतर बनाना है। तो ये बताओ, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? बेहतर बनाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपना घर बेहतर बनाना है, तो आपको सबसे पहली क्या शर्त होगी?
सबसे पहले तो उस घर को जानोगे, बिना किसी की जानकारी उसको बेहतर बना सकते हो? बना सकते हो क्या किसी को जानकारी के बिना? मैं कहूं मुझे बेहतर बना दो, पहले जानोगे, क्या जानोगे? मैं क्या हूं, सबसे पहले क्या जानोगे? अगर मैं कहूं कि आप मुझे बेहतर बनाओ, है ना, आप मुझे बेहतर बनाओ, सबसे पहले क्या जानोगे? मेरा नेचर। भाई मेरा नेचर तो जानोगे ना, मेरा नेचर बिना जाने मुझे बेहतर कैसे बना लोगे? मैं क्या खाता हूं, है ना, अगर वेजिटेरियन खाता हूं कि नॉन वेजिटेरियन खाता हूं, सुबह उठता हूं कि रात को उठता हूं, क्या करता हूं, कैसे चलता हूं, कैसे उठता हूं, सब जानोगे। मुझको बिना जाने हुए मेरे बारे में कुछ डिसाइड कर पाओगे क्या? तो सबसे पहले क्या जानोगे? मेरा नेचर जानोगे। हाँ आ जाओ आ जाओ, क्लियर। फिर और क्या जानोगे? नेचर तो मेरा जानोगे ही जानोगे, नेचर के बाद मेरी प्रॉब्लम जानोगे, है ना, अच्छाई भी जानोगे, प्रॉब्लम भी जानोगे। समझ में आ गई बात? तो यही तो आपका पूरा सिलेबस है। अब आप लोगों को पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए थोड़ी कि नंबर ले आओ। आपको यह सोच के पढ़ाया जाता है कि आप देश में कुछ बेहतर करोगे, देश को बेहतर बनाओगे, है ना। उसकी वो बात अलग कि आप खुद ही को नहीं बेहतर बना पा रहे, देश तो छोड़ ही दो, आपके भरोसे देश को छोड़ दे तो देश डूबे जाए, है ना। जिस तरह की शक्ल लेके बैठे उदास उदास, तो देश को और बर्बाद ही कर दो, है ना, कि भाड़ हो जाए, दाल चावल खाओ सो जाओ, देश चलता रहेगा भगवान भरोसे। ठीक है, तो देश को बेहतर बनाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो देश को बेहतर बनाने के लिए क्या? देश को जानो और उसकी प्रॉब्लम को जानो। तो इस यूनिट का क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमी, नेचर एंड प्रॉब्लम। समझ में आ गया? तो बस वही करना है हमें। अब नेचर एंड प्रॉब्लम तो ठीक है, पर जैसे मान लो अब आपको मेरे घर में सुधार करना है, तो क्या करोगे? पहले मेरे घर का नेचर जानोगे और प्रॉब्लम जानोगे। तो क्या ऐसे सीधे आके जान लोगे क्या? ये देखोगे ना मेरे पापा की क्या नेचर और प्रॉब्लम है, मम्मी का क्या नेचर प्रॉब्लम है, बच्चों का क्या नेचर प्रॉब्लम है, तभी तो एक एक पे काम करोगे, कि पूरे घर पे काम करने लगोगे। जैसे मैं आपको कहूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में हमें सुधारना है, तो आपको उसका नेचर पता करना पड़ेगा कि भाई यहाँ भौकाल टाइट रहता है ना, पढ़ाई कम, बातें ज्यादा होती हैं, होता है कि नहीं होता? ठीक है, उसका प्रॉब्लम जाननी पड़ेगी। क्या है प्रॉब्लम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, है ना। मत बोलना, रिकॉर्ड हो रहा तो पता चला बोल दो कोई का अच्छा हो तो बहुत तुम्हें प्रॉब्लम लग रही थी, है ना। वैसे आपको कुछ भी मिल रहा है बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या करोगे? एक एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम समझोगे ना, तभी तो सॉल्व कर पाओगे कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है ना, और हाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो है। शायद मान लो मार्कशीट वार्कशीट लेने आओ दिक्कत होता, सब जानोगे, तो एक एक करके जानोगे। तो वैसे ही पहली यूनिट हमारी जो है, हम इंडियन इकोनॉमी को पूरा समझेंगे, नेचर एंड प्रॉब्लम। फिर हम क्या पढ़ेंगे? उसके एक एक पार्ट को। एग्रीकल्चर उसका एक पार्ट है, इंडस्ट्री उसका दूसरा पार्ट है। तो अब समझ में आ गया सिलेबस का क्या मतलब हमारा। तो जो हमारा सिलेबस है उसकी पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी को, एक पूरा ब्रॉड सेंस, है ना, कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में और पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके बारे में सारे डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो वैसे ही इस सिलेबस में किया गया है। सबसे पहले सिलेबस में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा सेक्टर एग्रीकल्चर, तीसरा सेक्टर इंडस्ट्री। हो गया, यही पढ़ना है। और सब में क्या पढ़ना है? क्या क्या फायदा, क्या कमी, बस। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चलो तैयार हो जाओ पढ़ने को, है ना। अब इसमें पहला टॉपिक है जो, वो छोड़ दो, हम लिखेंगे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको लिख लो ना। अच्छा, अब मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूं आपके घर की सबसे बड़ी खासियत क्या, क्या बताओगे? सोचो।
फीचर्स मतलब समझते हो, फीचर्स जिसके कारण किसी की विशेष पहचान हो। जैसे मेरी फीचर्स क्या, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज आपके लाइफ से जोड़ के पढ़ाऊंगा, ये मेरा। आपके कई सारे टीचर होंगे, उनके अलग अलग फीचर्स। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते होंगे, कुछ टीचर होंगे जो बहुत हंसी मजाक करते होंगे, कुछ होते होंगे जो गाने और शायरी के साथ पढ़ाते होंगे, है सब फीचर्स है। कुछ होते होंगे जो बैठ के पढ़ाते होंगे, कुछ होंगे जो खड़े होंगे, कुछ होंगे जो पढ़ाते ही नहीं होंगे। तो सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स का मतलब होता है जिससे आप किसी चीज को अलग करते हो। तो अच्छा, अपने घर के फीचर्स अगर आपसे मैं पूछूं क्या है, तो आपको पता होगा कि मम्मी की ज्यादा चलती है, पापा की ज्यादा चलती है, बाबा की ज्यादा चलती है ना। या और क्या होगा कि आपके घर में पैसा ज्यादा खेती से आता है कि सैलरी से आता है कि नंबर 2 से आता है। कुछ भी हो सकता है भाई, नंबर 2 से भी, है ना कोई। तो ये भी फीचर है। तो कई फीचर्स होंगे आपके घर के। तो वैसे ही जो इंडियन इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके फीचर्स हमें बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं जो बताता जाऊंगा उसको लिखते जाना। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं ये, तो उसमें आपको पहले लिखना भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारत के संसाधन का महत्तम प्रयोग करना ताकि भारत के लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके, भारत में संसाधनों का प्रयोग करते हुए सभी की इच्छाएं पूर्ति करना, यही है ना। फिर भारत की अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आप कहोगे भाई ये क्या होता है? तो देखो, जैसे आपके घर है तो आपके घर में संसाधन है, उन संसाधन में नियंत्रण किसका है? या तो मम्मी का होगा या तो पापा का होगा। नियंत्रण का मतलब जो डिसीजन ले। सपोज करो आपने कहा कि पापा मुझे टीवी लेनी है, मोबाइल लेना है, तो क्या करना है? संसाधन से टीवी या मोबाइल लेना है। पापा ने कहा नहीं बेटा मम्मी से पूछो। तो किसका नियंत्रण है संसाधनों पे? मम्मी। तो मम्मी निर्णय ले रही ना कि किसका उत्पादन होगा, किसका वितरण होगा और किसको उपभोग करने को मिलेगा। पता चला बहन ने कहा कि मम्मी मोबाइल चाहिए मुझे, तो मम्मी ने कहा नहीं एक ही आएगा, दोनों यूज करोगे भाई बहन, है। तो संसाधन पे किसका नियंत्रण है? मम्मी का। तो ये हो गया मम्मी आधारित अर्थव्यवस्था। तो मम्मी आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा? जिसमें सारे संसाधनों पे नियंत्रण मम्मी ले, नियंत्रण है। तो उल्टा पापा का हो सकता है, पापा आधारित। अब मान लो दोनों मिल के ले तो मिश्रित। तो वैसे ही दो तरह के होते हैं देश में लोग। एक गवर्नमेंट होती है, सरकार निर्णय लेती है कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी, कौन किसको मिलेगी और किस कीमत में मिलेगी। जैसे उदाहरण समझो, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, कैरोसिन सुना है? मिट्टी का तेल एक समय मिलता था, वो कितने रुपए में मिलेगा, किसको मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब कौन निर्धारित करता है? सरकार। सबको नहीं मिल सकता, है ना। स्पेशली आपको मिलेगा, देखो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जिसके पास राशन कार्ड हो, और किस कीमत में? जो सरकार ने तय किया उस कीमत में मिलेगा। तो संसाधनों के संबंध में जो नियंत्रण है वो अगर सरकार के पास है, जैसे मान लो आप जाते हो ट्रेन में, पैसेंजर में बैठते हो, तो ऐसा होता है क्या कभी रेट बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, एक सा रेट रहता है ना, क्योंकि उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है कि नहीं कर रही सरकार। तो जब संसाधनों पे नियंत्रण सरकार का हो कि कौन सी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी, किसको मिलेगी, किस कीमत में मिलेगी, ये सब जो निर्धारित सरकार करे, तो उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। लेकिन जब संसाधनों पे नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर का हो तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी। जैसे उदाहरण के तौर पे मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन सरकार नहीं डिसाइड करती, प्राइवेट कंपनियां डिसाइड करती हैं। आईफोन इतना महंगा, कोई और है। अभी चले जाओगे सामान खरीदने, जैसे मान लो बड़ा पाव खरीद लो, चाय पी लो, तो सरकार डिसाइड करती है क्या कहीं 15 की चाय मिल रही है, कहीं 20 की। चाय वाला जितना चाहे उतने की बेच सकता है। तो जब संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो? निजी लोगों का, तो उसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट। पर अगर मान लो संसाधन पर नियंत्रण दोनों का हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गई बात?
भारत में दोनों का नियंत्रण है। उदाहरण जैसे आप जब लिखोगे मिक्स्ड इकोनॉमी तो आप लिखोगे गवर्नमेंट का किस पे नियंत्रण है, जैसे रेलवे, पूरा गवर्नमेंट का नियंत्रण है। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन आप देखोगे प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी स्कूल होते गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, या अब आप देखो प्राइवेट सेक्टर का क्या है, प्राइवेट सेक्टर के सो ऐसा बताओ जैसे प्राइवेट सेक्टर को, जैसे मॉल है ना, जैसे फैक्ट्रियां कई प्राइवेट सेक्टर में है कि नहीं है। ठीक है, और क्या है, डिफेंस किसके पास रहता है ज्यादातर, रक्षा से संबंधित मामलों में सब सरकार का है। अंतरिक्ष से रिलेटेड सारे जैसे इसरो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे किसका कंट्रोल है, तो ये उसका उदाहरण है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी तो मिलती है आपको, मिलती कि नहीं मिलती, तो कहोगे कि भारत में दोनों तरह के व्यवस्था है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये भारत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी खासियत है, क्या है कि भारत की इकोनॉमी कैसी है। हाँ, तो इसमें क्या है, दोनों सेक्टर है, निजी क्षेत्र का भी है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी है। क्लियर, वर्ड याद रखना कौन कौन से, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल है रेलवे, डिफेंस और एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल बहुत सारी जो आप लिखना चाहो, फैक्ट्रियां है ना, मॉल, सब कुछ है। कभी आपने सरकारी मॉल देखा क्या कि गवर्नमेंट का मॉल हो, नहीं देखा ना। ठीक है, पीवीआर जाते हो तो प्राइवेट है ना। चलो अगला, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कृषि प्रधानता। कृषि प्रधानता, जैसे मान लो आपके घर में ज्यादातर मम्मी की कमाई हो, पापा कम कमाते हो, तो ये फीचर होगा ना कि यार मेरे सभी दोस्तों के में तो पापा कमाते, मेरे घर में मम्मी ज्यादा कमाती। या तो वैसे ही भारत में तो कोई भी देश जो होता है, कोई भी जो देश होता है उसमें तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। किस तरह की, तीन। पहली जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं तीसरा, ठीक। जैसे मान लो मेरा घर है, मेरे घर में ज्यादातर ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां मतलब संसाधनों से गुड्स एंड सर्विस बनाना, जो सीधे नेचर से जुड़ी हो। नेचर मतलब जो सीधे प्राकृतिक अवस्था से, जैसे मान लो माइनिंग कर रहे हैं तो जमीन सीधे खोद रहे हैं ना, या मछली पकड़ रहे हैं तो सीधे नेचर से जुड़ा हुआ है ना, है कि नहीं। और मान लो खेती कर रहे हैं, आलू प्याज उगा रहे हैं, तो जो अपनी प्रकृति से सीधा जुड़ा होता है आर्थिक गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियों को क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसके अंदर क्या आता है, एग्रीकल्चर, फिशरीज और माइनिंग। पता चला एग्रीकल्चर से निकल गया आलू, और किसी एक व्यक्ति को आलू मिल गया, उसने मशीन में डाला, उससे सोना बन गया। सुना होगा ना आलू से सोना बनाने की एक मशीन। चलो वो छोड़ो, बात की बात है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, समझो। सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर से चीजें बनती हैं उसका प्रयोग करके कुछ और बना देना, उसको बोलते हैं। तो जैसे माइनिंग से लोहा निकला, लोहे का प्रयोग करके क्या बना देना, कार। लोहे का प्रयोग करके क्या बना देना, छड़। लोहे का प्रयोग करके क्या बना देना, दरवाजे। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और ये जो होता है टर्चरी सेक्टर, ये इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। ये सेवा का उत्पादन करता है। जैसे उदाहरण बताओ, टीचर और डॉक्टर और हाँ इंजीनियर, ब्यूटी पार्लर, है ना, उसको क्या छोड़ दे रहा है। और बताओ, अच्छा जब वहां से आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कौन कौन सर्विस सेक्टर दिखा, बताओ। हाँ परिवहन, ई रिक्शा। और सोचो, देखते तुम लोगों की कितनी नजर जाती है, रिक्शा वाले वही ई रिक्शा और रिक्शा अलग अलग थोड़ी है। और किसको देखा, कुछ नया देखा, बुक सेलर। और तुमने देखा जूते सिलने वाले भी, तो उसको भी बोलो ना, वो भी तो सर्विस दे रहे हैं। मैं ये देख रहा था कौन अलग देखता भाई, पूरा है ना। तो सर्विस सेक्टर समझ में आ गई बात, ठीक है। होटल में जाओगे तो वेटर सेवा ही तो दे रहा है आपको। फिर तो तीन तरह के सेक्टर होते हैं, समझ में आ गया। अब देखो तीनों सेक्टर में एक खासियत होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे
कम होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे एक किसान की सैलरी कम, पूरा साल भर काम करता तो 10,000 नहीं कमाता होगा। अगर वो गुड्स एंड सर्विस बना रहा होगा तो शायद 20-30 हजार कमा लेगा साल भर में, लेकिन अगर वो सर्विस सेक्टर में होगा तो शायद 10 लाख बना ले। प्रोडक्टिविटी एक वर्ड है, क्या है प्रोडक्टिविटी? उत्पादकता। उत्पादकता किसे कहते हैं? आप लोग 1 घंटे पढ़ो, कितना पढ़ो? 1 घंटे, और सबके नंबर आ जाए 10। लेकिन मान लो मैं 1 घंटे पढ़ूं और मेरा नंबर आ जाए 15, तो क्या कहा जाएगा? मेरी उत्पादकता ज्यादा है। उत्पादकता का मतलब होता है एक यूनिट में आप कितना ज्यादा कर रहे हो। 1 घंटे में आप चले 10 किलोमीटर और 1 घंटे में कोई चला 30 किलोमीटर, तो उसकी उत्पादकता। अगर आप 1 घंटे काम किया और मान लो 100 रुपए कमाया, किसी ने 1 घंटे काम किया 500 कमाया, तो उसकी उत्पादकता। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है? सबसे कम? हाँ, प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर या माइनिंग सेक्टर या फिशरी सेक्टर ना। तो भारत में जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सारी होती है, भारत में जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा उसमें किसका रोल है? एग्रीकल्चर का। भारत आज भी क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। अब कहोगे कैसे? भारत में 40% लोग, याद रखना ये डेटा, याद कर लेना, बाद में मैं क्लास में मारता भी हूं, बहुत ये स्पष्ट बात है, ये आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन एक एक चीज सुनूंगा। आज फंस गए हो, यहां आने में समस्या यही है, जाना मुश्किल है, और ना हो तो देखो डंडा की आवाज आएगी, आई ना? हाँ, यही से हो जाता है। तो याद रखना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बात है। और ये तुम लोग नहीं, तुम्हारे बहुत सीनियर जो एमए और पीएचडी कर रहे हैं, उनको तक मारता हूं। तुम लोग तो अभी इंटर से पुरानी मार नहीं भूले होगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे देखो मैं दिखाऊं आप लोगों को, ये अस्त्र है ना, और लोहे वाला भी रखा है, तो लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग है ना। तो, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, जितना जरूरत। अब क्या तुम 2 रोटी खाते हो, तुम्हारा छोटा भाई जो भी 6 महीने 1 साल 2 साल, उसको भी 2 दोगे क्या? नहीं ना, जिसको जितनी जरूरत है उतना देंगे ना। तो हमें पता है किसको कितनी जरूरत है, कोई भेदभाव नहीं, जो सही है। मान लो घर में कोई छोटा बच्चा हो, बीमार हुआ, तो उसको आधा कैप्सूल देते हैं, कोई बड़ा हुआ उसको 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल है। तो जितनी जिसको जरूरत उतनी उसको डोज। ठीक है, तो याद रखना, आ तो गए हो, और देखो मुझे कोई डर है नहीं, कल आओ या ना हो, है ना, मैं अपने हिसाब से पूरा आनंद लूंगा। जितनी मुझे बचपन में मार पड़ी है मैं पूरा बदला देता हूं। ठीक है, तो तैयार रहना, और एक एक शब्द याद रखना, सब पूछूंगा। तो कितने लोग भारत में एग्रीकल्चर में हैं? मतलब अगर भारत में 100 लोग हैं तो 40 लोग तो खेती में हैं। समझ रहे हो? अब बड़ी बात है ना, समझ रहे हो? अब बाकी तो ठीक है। और साथ में अच्छा ये मान लो, जैसे मान लो आपके घर में 100 रुपए की कमाई होती है, समझ ना, आपके घर में 100 रुपए की कमाई होती है, आपके पापा और मम्मी मान लो ये 60% उसका 60 रुपए कमाते हैं, ये 40 रुपए कमाते हैं। तो कहेंगे कि अभी बस इतना समझ लो, ऐसा समझ लो, क्योंकि मैं एक एक पढ़ाऊंगा नहीं, ये समझ लो घर की जीडीपी है। तो जीडीपी में पापा का कितना रोल है, मम्मी का रोल कितना है, 40%। तो वैसे ही जो हमारा देश है उसमें एग्रीकल्चर का कितना रोल है, 15% के आसपास है। कितना, मतलब 15 से 20%। अब ऊपर नीचे होता रहता है ना, ऐसा थोड़ी हम इसी साल के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। 18% है 2023-24 के, लेकिन चूंकि हम जो पढ़ रहे हैं, है ना, लगभग लिख दोगे ना तो एक वर्ड और लिख दोगे, है ना। अब पता चला कि लिख दिया बिल्कुल 16-17 और टीचर को लगा कुछ और, टीचर भी लगभग देख के समझ जाएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, अगर इतना ही ज्यादा लिखना तो लिख सकते हो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। ना वो टीचर पढ़ने जा रहा, ना वो गूगल में सर्च करेगा, कॉपी मिलेगा चेक करेगा, तो वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट या बजट के अनुसार कुछ भी लिख सकते हो, ना, सब चलता है। जहां आईएएस के एग्जाम में लोग लिखते हैं, ये तो एकेडमिक है ना। तो आप लिख सकते हो
तो अब आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं? 40% लोग इन्वॉल्व है। कितनी इससे जीडीपी की आता है? हाँ, 15 से 18% या 18% आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, ये है भाई, है ना। अब देख सकते हो कि विश्व में सबसे ज्यादा चावल दूध भारत में ही होता है। सबसे ज्यादा खेती करने वाला जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो भारत में है। तो ये 3-4 बातें लिख के महिमा मंडन कर सकते हो। ठीक है, फिर जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? नींद आ रही क्या? अभी आएगी नींद, है ना। जब एक बार सुनूंगा ना 5 मिनट बाद, फिर देखना 1 मिनट नींद नहीं आएगी, है ना। अब एक वर्ड डालो, जनसांख्यिकी लाभांश, है ना। जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, या लार्ज पॉपुलेशन लिख लो ना, ये छोड़ दो, लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या, ये भी फीचर है भारत का। आप जानते हो भारत की इकोनॉमी है, जैसे चलो मान लो एक घर मेरा है, एक घर आपका है। मेरे घर में काम करने वाले 15-20 लोग हैं, आपके घर में 4 लोग हैं। तो ये भी तो एक बड़ी बात है मेरे घर में कि 15 लोग काम करने वाले हैं, है कि नहीं। तो माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी जनसंख्या जहां लोग काम करने वाले भारत की है। तो भारत की आबादी कितनी आपको पता है ना? 1.4 हाँ बिलियन या अरब, ठीक है, या 140 करोड़। और समझ लो, और भारत में सबसे ज्यादा युवा संख्या है। अब भारत की औसत उम्र 29 साल है, ये सब लिख देना, ठीक है। तो भारत की औसत उम्र कितनी है? 29 साल। जैसे मान लो इस क्लास में कुछ बड़े हो कुछ छोटे हो, तो औसत निकाल लेंगे। तो वैसे ही पूरे विश्व में क्या है कि भारत युवा है सबसे, भारत सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे होता है, तो इसको पढ़ाएंगे कभी और, बस इतना लिख देना, ठीक है। बड़ी जनसंख्या, जानते हो पूरे विश्व में अगर भारत की इज्जत है कहीं भी, जानते हो बड़ी बड़ी सरकारें जैसे चाइना, यूएसए, ये भारत को धमकी नहीं दे सकते। जानते हो क्यों? केवल भारत की जनसंख्या के कारण, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या उतना ज्यादा लोग सामान खरीदेंगे। भाई मान लो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उसमें 10,000 लोग रहते हैं, तो उसमें कितने मोबाइल और घड़ी बिकेंगी? 10,000 ही बिकेंगी मैक्सिमम। अब भारत में मान लो 100 करोड़ लोग रहते हैं, तो कितने मोबाइल और घड़ी बिकेगी? अगर अमेरिका को अपना सामान बेचना है, तो ये मतलब भारत से लड़ाई ले सकता है? भारत से लड़ाई लेगा, भारत कहेगा तुम्हारा सामान आना बंद, तो अमेरिका में तहलका मच जाएगा उस मामले में। मतलब उसको इतना एग्जेगरेट ना करना, मैं तुम्हें औपचारिक बता रहा, बड़ा अनौपचारिक बता रहा हूं। इसीलिए लड़ नहीं सकता कोई भी देश इस समय भारत से। चाइना कितना भी लड़ ले, लेकिन सीधे नहीं लड़ सकता। क्यों? चाइना का आधा सामान तो यही बिकता है। अब मान लो होली में चाइना वाले कलर बिकना बंद हो जाए, दिवाली में चाइना वाला आइटम बिकना बंद हो जाए, तो चाइना के लोगों को आ जाएगी, उनकी कमाई है ना। अरे मान लो आपने अपनी दुकान खोल रखी है, अब बगल में मान लो शर्मा जी का किसी का घर है, 16-17 लोग रहते हैं, तो कभी लड़ोगे आप उनसे? पता चला, है ना, है कि नहीं? तो आधे लोग तो वही आते हैं सामान खरीदने। कहोगे ठीक है, अगर गलती कभी हो भी गई, मान लो कुछ बोल भी दिया, अरे ठीक है बच्चे हैं, चलता है। क्योंकि क्यों? अरे भैया 16 लोग आते हैं, अगर मान लो लड़ाई हो गई, और सपोज करो 16 लोग मतलब कानवानपुर में है, तो 16 गुटखा खाते हो, है ना। कहीं का अपना है, जैसे मान लो क्या पूर्वांचल में क्या चलता है खाने में, जो भी आते हो मान लो, है ना, तो भाई कहाँ होंगे? अरे सपोज करो हॉस्टल है, चाय वाला है, तो कभी क्यों नहीं लड़ता चाय वाला हॉस्टल से? एक तो कुटाई का मार तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? इतने बच्चे चाय पीते हैं। देखा होगा चाय वाला हमेशा मुस्कुरा के बात करता है, अरे भैया आओ, अंदर ही अंदर गरिया रहा होगा, है ना। कोई रियल सम्मान है कि नहीं अलग बात, लेकिन वो क्यों कर रहा है पता है? वो ये चाय पीने आते हो। तो वैसे ही भारत की संख्या ज्यादा है। सोचो जिस हॉस्टल में सबसे ज्यादा लोग रहेंगे, उस हॉस्टल की इज्जत हर जगह ज्यादा होगी, है कि नहीं? क्योंकि वो लोग जाते हैं सामान खरीदने। मान लो हॉस्टल वालों ने ग्रुप बना के कहा कि आज से यहां नहीं खरीदेंगे, तो तुरंत दुकानदार कहेगा यार इतना बड़ा नुकसान, तो क्या कहेगा? इज्जत देगा। तो वही भारत की इज्जत समझ गए क्यों है? क्योंकि भारत के पास क्या है? पॉपुलेशन, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। भारत में याद रखना औसत उम्र कितनी है लगभग? हाँ 29 है, 30-29, ठीक है, तो 29 साल है, ठीक है। चलो एक और फीचर है भारत का, तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, है ना।
ठीक, अब समझो तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र क्या। अच्छा ये बताओ, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में पहले खेती होती थी, खेती होने लगी खूब अच्छे से, फिर मेरे पापा को लगा कि यार आटा तो होता है, चलो इसे ब्रेड बना के बेच दें, तो पापा ने ब्रेड बनाना चालू कर दिया। अब ब्रेड बनाने लगे, तो अब क्या था, गेहूं से फिर ब्रेड बनता है, रोटी बनती है ना। फिर क्या होगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो सोचेंगे एक रेस्टोरेंट खोल लें, अब अपना ही रेस्टोरेंट, यही होगा ना। तो सबसे पहला कौन सा सेक्टर होता है, प्राइमरी। प्राइमरी से किधर जाते हैं, फिर कहां जाते हैं। भारत क्या किया, प्राइमरी और सीधे पहुंच गया, होटल खोल दिया, रेस्टोरेंट, बीच में आया ही नहीं। बीच वाला सेक्टर बहुत कम ग्रोथ किया। तो भारत में ये एक नया ट्रेंड है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, भारत में ही है। पूरे विश्व में जो ग्रोथ होती है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्चरी जाती है। भारत में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर सीधे सर्विस सेक्टर ग्रोथ करने लगा। तीनों सेक्टर थे, मतलब जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो मान लो ये प्राइमरी सेक्टर है, ये मान लो इतना छोटा सा रहा होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्टर है, मान लो ये भी इतना छोटा रहा होगा, और ये टर्चरी सेक्टर है, ये भी मान लो इतना छोटा रहा होगा। होता क्या है कि ये मान लो बड़ा होता है थोड़ी पहले, तो भारत में क्या हुआ, ये तो छोटा हुआ, इसको बड़ा होना चाहिए था, है ना। मैं ये कह रहा हूं, सॉरी मैं उल्टा बता रहा हूं। जब भी कोई शुरू में होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा होता है, सेकेंडरी सेक्टर उससे, टर्चरी सेक्टर सबसे छोटा है शुरुआत में। 1947 में भारत ऐसे ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए था, ये तो छोटा हो, ये थोड़ी बड़ा होता, और ये धीरे धीरे बाद में बड़ा होता। भारत में क्या हुआ, ये तो छोटा हुआ, ये इतना ही रह गया, और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये भी क्या एक फीचर है, एक विशेषता है। जैसे चीन में क्या हुआ, ये था, चीन में ये बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए देखो हर चीज मेड इन चाइना रहती है, क्योंकि चीन में सब बन रहा है, लेकिन भारत में ये चीज नहीं हुई। अब मोदी जी मेक इन इंडिया के भरोसे बैठे, वो करा रहे, वो अलग बात है ना। और सब देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, कुछ बनाओ कुछ बनाओ, है ना। राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, आलू से सोना बना रहे, सब कुछ ना कुछ बना रहे हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज चल रहा है, क्लियर। तो भारत में अर्थव्यवस्था का एक फीचर क्या है, तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र। इसमें क्या लिखोगे, सामान्यतः कोई भी अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्चरी सेक्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन भारत इस स्थिति में अपवाद है, और भारत में सर्विस सेक्टर प्रधानता को पा रहा है। बस हो गया, यही है ना, क्लियर। अब अगला लिखो, आर्थिक असमानता। एक हमारे यहां ये नया फीचर है, बहुत अच्छा। इक्वेलिटी नहीं, इनइक्वेलिटी। जानते हो इनइक्वेलिटी किसे कहते हैं, इनइक्वेलिटी किसे कहते हैं, हाँ नहीं, डिफरेंसेस नहीं होता। डिफरेंसेस तो ये है कि तुम स्त्री हो मैं पुरुष हूं, ये भी डिफरेंस, पर यह इनइक्वेलिटी थोड़ी। अंतर होना असमानता नहीं है, है ना। अंतर होना मतलब विषमता होना, विषमता मतलब ऊपर नीचे होना। संसाधनों का विषमतापूर्ण स्वामित्व होना, संसाधन किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बहुत कम। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, एक लिख लो संज्ञा, है ना, कुछ चीजें रटा करो, इंटरेस्टेड भी होगी। एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफेम। क्या नाम है ना, ऑक्सफेम। ऑक्स माने क्या होता है, बैल, फेमस कोई बैल होगा, याद रखना, है ना, भूलेगा नहीं है। क्या नाम है, ऑक्सफेम। इसने क्या कहा है पता है, कि भारत में अगर मान लो टोटल 100 रुपए हैं और टोटल 100 लोग हैं, तो समानता मतलब हर के पास 1 रुपए होता, यही है। सबके पास अगर 1 रुपए होता तो इसको क्या कहते हैं, समानता। संसाधन का ये मान लो 100 रुपए गांधी जी, और ये क्या है, लोग हैं, है ना। हर के पास अगर 1 रुपए होता तो इसको बोलते हैं संसाधनों का समान वितरण, है ना। एक एक शब्द दिमाग में रखना, मैं यही सुनूंगा जब आपको बता रहा हूं इस तरह के टेक्निकल वर्ड, तो लिखते जाना, मशीन की तरह हाथ चले, है ना। खाना पीना खा के आए होगे ना। संसाधनों का समान वितरण, समानता। भारत में हुआ क्या, भारत में यह हुआ कि
70 रुपए केवल और केवल किसके पास है? जो अमीर, सबसे अमीर 10% लोग हैं, मतलब 77 रुपए मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, 60, 70, 70, इतना रटना नहीं है ना, पर ये ना लिख देना 100 के 100 और 5, ठीक है, रहना चाहिए 70 के 80 पास। समझ में आ रहा है? लगभग लिख देना चलेगा, ठीक है। तो भारत में समझ में आ गई आर्थिक असमानता कितनी ज्यादा है? जो पूरा पैसा है 77 रुपए 100 रुपए में, और किसके पास है केवल? सोच लो, है ना, कितनी असमानता है। आप कहीं खुद देख लो, यहीं देख लो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? आर्थिक कुंभ में आपको देखने को मिला होगा, कई लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, कई लोग पैदल जा रहे हैं, कई लोग 1-1 लाख रुपए दे दे रहे हैं स्टेशन से लेकर कुंभ तक जाने का, और कई लोग ऐसा है कि 1 रुपए नहीं है, लेकिन है ना, तो असमानता है ना, ठीक है, ठीक है। चलो, और एक और लिखो, जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, मतलब रोजगार विहीन आर्थिक विकास। क्या लिखोगे? रोजगार विहीन आर्थिक विकास। रोजगार विहीन आर्थिक विकास। अब आप कहोगे ये कैसे? तो देखो, नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब कोई देश आगे बढ़ता है तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं। जब कोई देश धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं। समझ रहे हो? लेकिन हुआ क्या, भारत में विकास तो हुआ, भारत में विकास तो खूब हुआ, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। जितना लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए उतनी नौकरी नहीं मिली। उसके पीछे रीजन बता देता हूं आपको। देखो, जो 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर से हम लोग कहां जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर से जाते, ठीक। तो सेकेंडरी सेक्टर की एक खासियत होती है, ये लोगों को नौकरी बहुत देता है। सोचो, अगर मैं एक फैक्ट्री लगाऊं जिसमें कपड़ा बनाता हूं, और मान लो मेरा एक दोस्त है, वो एक कंप्यूटर पे बैठ के काम करे और सॉफ्टवेयर बनाए, और मैं काम कर रहा हूं कपड़े बनाने का। तो मुझे ये बताओ, किसके यहां लोग ज्यादा काम कर रहे होंगे? कपड़ा बनता है ना। तो भारत में ये सेक्टर तो बढ़ा नहीं। कौन सा बढ़ा? ये। और ये सेक्टर नौकरियां नहीं देता। समझ में आ गई बात? तो आप क्या लिखोगे? भारत में जो आर्थिक विकास हुआ वो कैसा हुआ? सेवा क्षेत्र आधारित। भारत में जो विकास हुआ वो कैसा हुआ? सेवा क्षेत्र आधारित। और सेवा क्षेत्र कैसा होता है? देखो, नोट्स बनाने की स्टाइल देख लो, तुरंत सेवा क्षेत्र बस लिखो, बाकी पूरा मत लिखा करो। सेवा क्षेत्र आधारित। सेवा क्षेत्र क्या होता है? पूंजी प्रधान या कैपिटल इंटेंसिव। अब आप कहोगे कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? तो देखो, इस इंडस्ट्री को करने के लिए ज्यादा लेबर चाहिए, मजदूर। बिना मजदूरों की ये नहीं चल पाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव या श्रम गहन। क्या बोलते हैं? श्रम गहन। तो श्रम गहन होगा तो रोजगार ज्यादा पैदा होगा। लेकिन ये क्या होता है? पूंजी गहन। इसमें ज्यादा मशीनों का रोल होता है। पूंजी मतलब मशीनें, पूंजी मतलब मशीनें। तो ये मशीनों पे आधारित होती है। इस कारण यहां सारी नौकरी कौन खा जाता है? मशीनें। अब क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही? तो इसीलिए भारत में नौकरियां ज्यादा नहीं हुई, और इसीलिए भारत में आज समस्या आती है। और नौकरी ना होने के कारण पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? नौकरी ना होने के कारण क्या होगा? पॉवर्टी और असमानता। क्योंकि भाई मान लो मैंने पैसा कमाया 1 लाख रुपए, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, 1 लाख कमाया और मशीनों के आधार पे कमाया। अगर मशीनों के आधार पे कमाए तो मैं किसी को सैलरी दूंगा क्या 1 लाख की? नहीं दूंगा। तो मेरा पैसा कहां रहा? लेकिन मान लो अगर मुझे 15 लोगों को नौकरी में रखना होता
तो मैं सबको 5-5 हजार रुपए देता तो मेरा पैसा कम होता, लोगों को मिलता, समानता आती ना। अगर अब आप से पूछूं कि भारत में असमानता क्यों ज्यादा है तो समझ जाओगे, क्योंकि भारत में सेवा प्रधान क्षेत्र रहा, नौकरी ज्यादा हुई नहीं, इस कारण संसाधनों का वितरण हुआ नहीं। समझ में आ गया? तो ये है भारत की इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स। अब अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, अगला टॉपिक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो, इसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये क्या है? ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारा काम क्या है? जीवन में बेहतर करना, बेहतर होना ही है ना। अच्छा, बेहतर होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है ये बताओ। अगर आपसे मैं कहूं कि आपको बेहतर होना है तो आप क्या करोगे? बोलो, सोचो। बोलो। जैसे मैं आप लोगों में से सबको बेहतर बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि खराब कौन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुलना। क्या करना पड़ेगा? तुलना, इसकी तुमसे, इसकी तुमसे, और साथ में तुम्हारी तुमसे, कि तुम पहले कैसे थे और अब कैसे हो। समझ में आ रही बात? तो ये है तुलना। अब तुलना कैसे होती है आप लोगों की बताओ? तुलना कैसे होती है? अरे भाई, रिपोर्ट कार्ड यही तो करते हैं। फर्स्ट ईयर जाके देखोगे तो मार्कशीट देखेंगे, अच्छा इतना आया, हाई स्कूल इतना है, मार्कशीट देखते हैं ना। तो मार्कशीट की बेस पे तुम दो चीजें निर्धारित करते हो कि पहले से तुम कितने बेहतर हो गए, होते हो कि नहीं होते, और साथ में दूसरों से कितने बेहतर हो, और फिर उतना तुम्हें काम करना है। अच्छा, आपके रिपोर्ट कार्ड का क्या पर्पज होता है? यही होता है ना, एक आप अपने बारे में जान जाओ कि आपका कौन सा चीज बेहतर है, कौन सा, जैसे अभी 3 रिपोर्ट कार्ड आएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट खराब है, कौन सा अच्छा है, किस पे ज्यादा काम करना है, साथ में दूसरे से आप बेहतर हो कि अच्छे हो, यही है ना। तो ये बताओ फिर देशों की तुलना कैसे करें? एक देश से दूसरे देश की तुलना कैसे करें? कोई ना कोई तो रिपोर्ट कार्ड बनाना ही पड़ेगा। तो भाई, किसी भी देश के विकास का जो मापन किया जाता है, जो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, उसी को कहते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। अभी बस ऐसा समझ लो, जैसे मान लो 2 घर हैं, ये घर है मान लो A और ये घर है मान लो B। ठीक है, मान लो ये मेरा घर योगेश त्रिपाठी। अब मान लो ये घर, क्या नाम है तुम्हारा? अभय, है ना? ठीक है, अभय का। ठीक है, ये मान लो मेरा और अभय का घर है। हम दोनों में कंपटीशन है इकोनॉमी का कि किसका घर आर्थिक रूप से बेहतर है। ठीक है, तो बताओ क्या क्या देखेंगे, बताओ भाई? हाँ, और चलो इनकम देख लेंगे, और बताओ आय। हाँ ठीक है, घर हो गया, घर की संरचना, फिर संसाधन, और बताओ, और बताओ। अरे तुम ही बताओगे सब, कुछ और बताएगा कोई? स्वास्थ्य देखोगे, और जीवन का स्तर देखो। बहुत सही। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा नाम है ना? हाँ, पूजा गौतम ना? हाँ, और क्या नाम है तुम्हारा बताओ? अरे थोड़ी तेज बोलोगे। अर्णव, तो अर्णव गोस्वामी। अच्छा, कहाँ से अर्णव?
बांदा, अच्छा मांडा, मैं कहा बांदा से कहां से है ना, ठीक है, मांडा बहुत नाम फेमस रहा है कई मामलों में ना, यही देखोगे, ठीक है। अब हम मान लें, अच्छा एक बात करूं, आय ठीक रख लो, घर का संरचना, संसाधन, ये सब तो आय के अंदर ही हो जाएंगे, है ना, आय जैसी वैसे मान लो, तो इन सबको हटा दो कि जितना संसाधन उतनी ही तो आय होगी, तुम्हारी जेब में जितना पैसा उतने तो संसाधन मानेंगे, तो इन सब की जगह क्या कर दो, जीवन स्तर क्या होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य से तो मिलकर बना है, जितना अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य होगा उतना जीवन स्तर होगा, तो जीवन स्तर को हटा दो, शिक्षा और स्वास्थ्य बस रखो, ये अपने आप हो गया। अब स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, जो जितना जिंदा रहे उतना स्वास्थ्य है, भाई बीमार आदमी जल्दी मरेगा, स्वस्थ आदमी लंबा जिएगा, आप किसको कहोगे यार बड़ा हेल्दी है ये लंबा जिएगा, यही ना, यही कहोगे ना, तो जो जितनी ज्यादा जीने की इच्छा हो, जितनी जीने की आशा हो जिसकी, है ना, उसी को सबसे स्वस्थ कहोगे। मान लो एक घर है, बहुत गंदगी में पैदा हुआ एक बच्चा स्लम में, तो जब बच्चा स्लम में पैदा हुआ और 1 साल का हो गया, तो आप कहोगे यहां रहेगा ना जल्दी खत्म हो जाएगा। अब मान लो कोई अगर बहुत बड़े घर में पैदा हुआ है, ये लंबा चलेगा, क्यों, बीमारियां नहीं होंगी, अच्छा खाने को अच्छा पीने को मिलेगा, है। तो स्वास्थ्य का मतलब जीवन प्रत्याशा होता है, क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइफ, हाँ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की कितनी संभावना है इसकी, है ना, जीने की कितनी संभावना है, तो जितनी ज्यादा संभावना उतनी ज्यादा, हाँ। तो भाई ये बताओ, अगर हम किसी, अब हम देख ले आय, मान लो मेरे घर की आय 10 रुपए है हर व्यक्ति की, मान लो शिक्षा का मान ले कि 5 से 6 साल हमारे घर में सब कुछ पढ़ते ही पढ़ते हैं, और मान लो ये भी है कि 80 साल जीने की संभावना है। अभी को मैं समझाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल आपको एग्जाम के, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरा उद्देश्य आपको विद्वान बनाना नहीं है, और ना मैं ऐसा उद्देश्य लाऊंगा कभी, ठीक, मेरा उद्देश्य बस ये है कि आपको जो काम आप 10 दिन पढ़ के करते हो आपका 3 घंटे में करा दे, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं। अभी मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की विशेषता बताई, आप इतना पढ़ते हो तो अभी आपको करीब 5 घंटे, फिर टेंशन में आ जाते, फिर एक बार रील देख लेते, फिर पता चला इतने में फोन आ गया अर्नव का, यार मेरा तो हो गया, तो पता चला भाई और डर के यार क्या हो रहा है ये, अभी छोड़ो चाय पी के आता, मूड खराब हो गया, पता चला चाय में कोई दोस्त मिल गया, फिर निकल गया घूम के आ रहे, आज हो गया पूरा दिन, कल से बहुत पढ़ूंगा, आज जो हो गया ठीक है, आज समय से सो जाता हूँ 9 बजे से, कल सब तोड़ ताड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, यही होता है ना। अरे सबके साथ यही होता है, तुम्हारे साथ नहीं, जो आईएएस में पहली रैंक आ रही होगी ना, वो भी इन सब से गुजरता है, हम सब एक से होते हैं, बस वो थोड़ी सी आपसे बेहतर होते हैं, आप बेहतर हो वो थोड़ी सी और बेहतर होते हैं, या कहो आप ज्यादा खराब हो वो थोड़ी कम खराब है, ठीक है। अब ये हो गया, अब मान लो यहां से इसका यही तीनों चीजें देख लेंगे, और देख लेंगे कौन अच्छा है कौन, औसत निकाल लेंगे इसका और इसका, तो हो गया तय। अब मान लो अगर इसका ज्यादा अच्छा है, मान लो इसके घर में इनकम 12 रुपए हो, 6 साल स्कूल जाते हो नॉर्मली, और ज्यादा 90 साल जीते हो, तो किसका घर बेहतर मानोगे, है ना, अभय का घर बेहतर है, तो अभय का नंबर 1 दे दोगे, हमें नंबर 2 दे दोगे, ठीक है। मान लो 2024 का ये निकला, फिर 2025 में फिर काउंट करोगे, फिर रैंकिंग दे दोगे, है ना, तो यही होता है। तो इसी तरह हर देश का एक सूचकांक तैयार किया जाता है, जिसमें क्या क्या रखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब इसके बारे में समझ में आई बात आपको, तो आपसे क्या कहा जाएगा, मानव विकास सूचकांक क्या है ना, जो जो मैं कीवर्ड बोल रहा हूं वो समझते जाना है। एक वैश्विक सूचकांक है, क्यों, पूरे विश्व में होता है, ये किस लिए होता है, किसी भी देश के विकास के मापन के लिए होता है। इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, ठीक है। और इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। और सबसे पहले कब किया गया, 1990 में,
1990 में क्या हुआ था? और कुछ हुआ था? कुछ बताएगा कि कोई है? हाँ, और हाँ वही, इसने बीमारी बताई, तुमने इलाज बता दिया, दोनों एक ही साथ तो हुए होंगे। और बताओ, और क्या हुआ था? घर में कोई पैदा हुआ था 90 में? चाचा वाचा हुए होंगे तुम लोगों के, चाचा बुआ, है ना? तुम लोगों की जो ऊपर की जनरेशन है वो यही है, 85 से 92 93 की है। बेसिकली मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ताकि याद हो जाए ना, मुझे पूछना नहीं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। हम लोगों को याद करने का एक सिस्टम होता है, हम लोगों को पता नहीं है। हमें अगर याद करने का तरीका पता चल जाए ना, तो हमें बहुत आराम से पता चल जाए, है ना? जैसे मैं आपसे कहूं कि कैंसर डे 4 फरवरी को होता है, ठीक है? मैं परसों पूछूंगा, भूल जाओगे। क्यों क्यों भूल जाओगे? दिमाग ही नहीं लगाओगे। लेकिन आपसे मैं कहूं वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है ना? और 14 फरवरी महा कैंसर है, तो 14 से 4 याद रहेगा। वह अब आप कभी वैलेंटाइन तो याद है आपके दिमाग में ना, वैलेंटाइन तो बचपन से याद है, कॉलेज वही। अब उससे कैंसर दिवस जोड़ लोगे तो नहीं भूलेगा। जैसे तुम्हें कोई घटना याद है, मान लो तुम्हारा बर्थडे कब है? 24 नवंबर। अब 24 नवंबर को इसका बर्थडे है। अब मान लो 24 नवंबर को सपोज करो विज्ञान दिवस होता है या कोई दिवस होता है, अब कभी नहीं भूलेगा इसे, होता नहीं है, मैं बता रहा हूं। हमारे दिमाग में अगर कोई चीज हमें याद है पहले से, जैसे मान लो हमें याद है 2 अक्टूबर क्या है, ठीक है? तो अगर हमारे दिमाग में पहले से सूचना है और उस सूचना के साथ हम दूसरी सूचना को जोड़ लें तो कभी नहीं भूल सकती। जैसे मैं आपको कहूं 1 अक्टूबर को होता है वृद्ध दिवस, अब कभी नहीं भूलेगा। गांधी जी याद थे, जोड़ लिया, समझ आई? तो ये हमारे याद करने का तरीका होता है। अगर हम इस तरह पढ़ लेना, देखो मैं आपको इसलिए ये सब बताता जा रहा हूं कि आप लोग अभी बहुत छोटी अवस्था में हो। अपने लाइफ में जो पढ़ाई की अवस्था होती है ना, उसके सबसे बेसिक हो, इंटर तक आप कितनी बर्बादी किए हो, कुछ भी ना पढ़े हो, कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इसी 3 साल से पड़ेगा। ये 3 साल आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 3 साल आप पढ़ लोगे तो भारत में सबसे बेहतर जगह होगी, और 3 साल आपने गुड़ गोबर कर दिया तो सबसे खराब जगह होगी। इंटर में आप टॉपर रहे हो, लेकिन ये 3 साल अगर आपने बर्बाद कर दिए तो आप कुछ नहीं हो फिर। तो इंटर तक आप जो टॉपर रहे हो किसी काम का नहीं हो, तो माँ बाप ने झूठ बोला था कि बेटा इंटर तक पढ़ लो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में बस यही 3 साल काम आते हैं। 3 साल आपका कैसे कितना बेहतर जगह रहोगे, इसीलिए मैं आप लोगों को लेकर इतना परेशान रहता हूं। एक एक चीज मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में आपको सिखा दूं, ताकि कल हम लोग कभी मिले या ना मिले, मेरे से जितना बेहतर हो सकता है कम से कम इतना तो सीख लो कि याद कैसे करना है कोई चीज। तो 10 घंटे मेहनत तो नहीं करोगे कि 14 फरवरी 4 फरवरी याद तो रहेगा, बर्थडे से याद कर लोगे तो कितना समय बच जाएगा। क्योंकि आने वाले तुम्हें अभी 3-4 साल में कम से कम हजारों डेट याद करनी है, तो याद करने का समय बच जाएगा ना। समझ में आ रही बात? तो हमेशा किसी डेट से दूसरी डेट को जोड़, इसीलिए हमें पूरी मूवी याद हो जाती है, क्योंकि मूवी में हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है, ठीक है? तो हमेशा जब भी कुछ याद करना हो तो अगर दिमाग में पहले से कुछ याद है तो उसके साथ जोड़ लो, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलो भाई, एचडीआई की स्थापना किसने की? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, है ना? पाकिस्तान मत लिखना, सीधे लिख देना महा अर्थशास्त्री महबूब उल हक, क्यों नाम लिखे उसका, ठीक है? और इसमें एक भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी रोल था। किसका नाम था? अमर्त्य सेन, है ना? समझ में आ रही बात? तो 4 चीजें याद रखना, क्या? यूएनडीपी 1990, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, 4 चीज याद रहोगे। टीचर इतना पढ़ेगा, बाकी लिख देना काका 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 काका, कुछ भी लिख देना, नंबर दे देगा। 4 चीजें ना। और देखो कई बार ऐसा होता है, यही लिखोगे, है ना, सब कुछ लिखोगे, लेकिन एक बढ़िया प्यारा सा फिगर बना देना, ठीक है? एचडीआई महबूब, है ना, हक, अमर्त्य सेन 1990, यूएनडीपी वैश्विक सूचकांक, बस इतना फिगर बना देना। टीचर पूरा पढ़ेगा ही नहीं, फिर लिखना भी यही, फिगर भी यही बनाना,
है ना, थोड़ी सजा धजा के लिख दोगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। लड़के खासकर सीख लेना, इसी में कमजोर रहते हैं। लड़कियां सजा लेती हैं अच्छा तुरंत, क्योंकि बचपन से सीखा हर चीज को डेकोरेट करना, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चित्र बनाना है, और चित्र कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं। नहीं 1990 है ना, 1990। ठीक है, वो गलत हो गया था। हो गया क्लियर। अब आपने लिख दिया सबसे पहले HDI क्या है, ये तो मैंने बता दिया। फिर मैंने आपको बताया फिगर बना देना, फिर उसके बारे में लिख देना 20, है ना, कि ये इसको ये किया। अब आया क्यों, सवाल है आया क्यों, आया क्यों, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले भी तो कोई पैमाना रहा होगा नापने का। इसके पहले अब उदाहरण समझो, जैसे मान लो एक घर A है, एक घर B है, मतलब ये मेरा घर है और ये अभय का घर है। HDI अभी नहीं बना, HDI बाद में बना। मान लो 1990 की पहली बात है, तो अब तुलना हुई कि मेरा घर अच्छा है कि अभय का घर अच्छा है। मैंने कहा मेरे घर की इनकम 1000 रुपए है, अभय ने घर की इनकम भी 1000 रुपए है, या मान लो 900 रुपए है। तो किसका घर बेहतर होगा, अभय का कि मेरा? मेरा होगा। लेकिन मान लो अभय के घर में सभी का शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा है, अब मेरे घर में शिक्षा स्वास्थ्य नहीं अच्छा। अब बताओ तो तुम लोग, अच्छा ये बताओ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई कितना भी करो रिजल्ट अच्छा ना आएगा तो वैसे ही पैसा कितना कमा लो, लेकिन उससे अगर जीवन बेहतर नहीं हो रहा तो कोई मतलब। तो जो HDI है ना, वो दरअसल ये देखता है कि वास्तविक प्रभाव कितना पड़ा। पहले जो मापा जाता तो ये देखा जाता किसी देश की इनकम कितनी है, आय कितनी है। लेकिन बाद में लोगों ने सवाल किया कि आय से क्या मतलब होता है। जैसे मान लो मेरे घर मेरी 1000 आय है, इसकी 900 है, लेकिन इसके घर के लोग 80 साल जीते, मेरे घर के लोग 60 साल, तो माना तो यही जाएगा ना भाई, मेरे फायदे तो कोई पर्पज नहीं। इसके घर में 12 साल लोग पढ़ते हो, मेरे यहाँ 8 साल लोग पढ़ते हो, तो किसका घर बेहतर मानोगे? अरे कौन सा पैमाना सही मानोगे, आय वाला कि प्रभाव जिसका वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है? तो बस समझ में आ गया। वो सब पड़ेगा, लेकिन मैंने तो किया है ना। मान लो जनसंख्या ज्यादा है कम, उससे फर्क नहीं, लेकिन तब भी उसने मेंटेन कर रखा है। मान लो मैं कंजूस हूं, मैं देता ही नहीं नीचे पैसा, मैं पैसा जेब में रखता हूं, है ना। कोई चीमड़ आदमी हूं मैं, मान लो अब तिजोरी में रखता हूं ना, कि पता चला दाल देना है तो 2, चावल देना है तो 2 डिब्बा, बस हो गया, है ना। अगरबत्ती जलाई आधी, और फिर वैसे बुझा के रख दिया, कल आऊंगा फिर जलाऊंगा है। जैसे हमारे एक परिचित थे, तो वो जाया करते थे दुकान खोलने, और 2 घंटे दुकान खोलते थे। तो अगरबत्ती जब जलाते तो कैसे जलाते, जैसे अगरबत्ती है, बड़ी अगरबत्ती होती थी, तो पीछे से पानी में डुबो देते थे, तो इतनी गीली हो जाती थी पूरी, तो इतनी जला के कर देते थे, फिर चलो छोड़ के चले जाते थे। मैं कहा क्यों किया? कहा जब मैं दुकान जब तक बंद करूंगा ये बुझ जाएगी, इतनी गीली रहेगी, अगले दिन फिर सूख जाएगी। ठीक है, एक तरफ से कंजूस, एक तरफ संसाधनों का कुशल, उसे भी उन्हें भी पता है भगवान थोड़ी सूंघ रहे हैं, सूंघ तो हम ही रहे, तो ये भी है। चलो समझ में आ गई बात। तो अब आप चलो अब HDI के घटक, है ना, ये सवाल याद रखना बहुत आता है। HDI के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ HDI। तो पहला घटक क्या है? स्वास्थ्य। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे? जीवन प्रत्याशा के आधार पर स्वास्थ्य का मापन किया जाता है। किसके आधार पे? हाँ, स्वास्थ्य किसके आधार पर नापा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पर। ठीक है, अब इसी में लिख देना कि जीवन प्रत्याशा से आशय जन्म के समय, है ना, अनुमानित आय से है। जन्म के समय अनुमानित आय से है ये जीवन। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा घटक क्या है? शिक्षा। दूसरा घटक क्या है? शिक्षा। देखो शिक्षा में 2 चीजें देखी जाती हैं। जैसे मान लो मेरा घर है, तुम लोगों को देखना है, तो एक तो ये देखो कि मेरे घर में, जैसे मान लो बड़ा भाई 10 साल गया हो स्कूल पढ़ने, 10 तक पढ़ाओ, छोटा भाई पढ़ाओ 2 तक, तो एवरेज कितना हो गया कि यार इनके घर में 6 साल पढ़ते हैं लोग एवरेज।
तो वैसे ही किसी देश में एक देखा जाता है औसत स्कूली शिक्षा वर्ष। क्या नाम है? औसत स्कूली शिक्षा वर्ष। स्कूल की शिक्षा वर्ष, क्योंकि माना जाता है कि स्कूल की शिक्षा सबसे बेसिक होती है, कॉलेज वॉलेज नहीं, स्कूल की। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जैसे मान लो आपके घर में सब बच्चे लगभग 12 साल तक स्कूल गए होंगे ना। मैं जितना समझ पा रहा हूं कि आपके माँ बाप ने 12 के 12 साल पढ़ाया होगा, तो स्कूल क्या होगा, 12 साल हो गया। लेकिन मान लो बगल वाला घर है जिसमें कोई 2 तक पढ़ता, 3 तक फिर बंद हो जाता है, तो उसकी स्कूली शिक्षा वर्ष कितना हुआ? 2.5 वर्ष के आसपास हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और इसमें एक घटक और होता है कि अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, मतलब कितनी उम्मीद है कि अभी जा सकता है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अपेक्षित स्कूली वर्ष, है ना, लिख लेना। ये 2 चीजें नापी जाती हैं। और तीसरी चीज क्या नापी जाती है? तीसरा घटक क्या है? आय। उसमें क्या नापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, है ना। क्या नापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, उसके बगल में बस ये लिख देना, ठीक है, पीपीपी आधारित। ये केवल आप लोग लिखना है ना, पीपीपी आधारित, है ना। जैसे मान लो हार्न बजा रहा हो, पीपीपी, बस इतना, ठीक है। पीपीपी का मतलब होता है क्रय परचेजिंग पावर, है ना, हिंदी में परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग का मतलब क्रय, पावर का मतलब शक्ति, क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे, समता, क्षमता नहीं समता, क्रय शक्ति समता के आधार पे। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस लिख लेना। क्या लिखोगे? याद रखना, इसमें पूछूंगा, जो नहीं बताएगा 2 डंडे मारूंगा इस वर्ड में। पी पी पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको कहोगे तो कभी समझा दूंगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ना। 2 देशों के बीच में तुलना की जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो, अब तुम कहोगे ये क्यों सल, अरे भाई जिसकी जेब में जितना पैसा होगा उसकी उतनी तो क्षमता है। तो अगर 1000 रुपए मेरे नीचे वालों को मिल ही नहीं रहा कुछ, तो उनकी क्षमता क्या है? कम है, ठीक है, तो विकास कम है। तो आप ये बताना ये क्या करता है? ये लोगों की क्षमता को मापता है, ठीक है। अब एक काम क्या करोगे, बस HDI लिख देना, ये लिखना 1/3। यहां क्या लिखोगे? शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक और स्वास्थ्य सूचकांक। वही जो 3 बताई थी, शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और आय सूचकांक। बस इतना लौटाना, बाकी जो लिखना हो लिखते रहना। मैंने क्या क्या बताया? HDI क्या होता है, HDI क्यों होता है, HDI के घटक और सारे घटक की खासियत रटवा दिया, रट लिया। अब एक फिर वही HDI का क्या महत्व है। अब महत्व आप लोग बताओ, HDI का क्या महत्व बताओ। हाँ, हमारा देश नहीं, हाँ देशों की, है ना। तो एक तुलनात्मक अध्ययन का साधन है, फिर और देश को बेहतर बनाने में, हाँ ठीक है, समझ में आ रही। देश की कमियां कि शिक्षा में पीछे, स्वास्थ्य में पीछे, कि आय में पीछे, और क्या क्या बताओगे? हाँ वही तो कहा, तुलनात्मक अध्ययन करता। और क्या कर सकते हो? है? हाँ, तो ये सब लिखना है। आर्थिक असमानता को बताता है। अब बाकी सब लिख लोगे, ठीक है। अब इसमें याद रखना, दरअसल होता क्या है, इसको रट लो तो रट लो, है ना। मैं बता देता हूं अभी, है ना। तो अरे यार क्या हो रहा, ये छोड़ दो ना, कठिन हो जाएगा।
तो दिक्कत है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें स्कोर दिया जाता है, जो 1 के करीब होता है वो सबसे बेहतर देश होता है, और जो जितना पीछे होता है वो कमजोर होता है। सबसे बेहतर इसमें सामान्यतः नॉर्वे है ना, स्वीडन आते हैं। ठीक है, याद रखना नॉर्वे स्वीडन ये सब ऊपर रहते हैं, जितने भी विकसित देश है वो ऊपर रहते हैं। भारत कहां रहता है इसमें, है ना, या लिख ही लो। ठीक है, अगर मान लो इससे ज्यादा है तो अगर किसी जैसे मान लो फॉर्मूला सेट किया, उस फॉर्मूला से नंबर निकाला, अगर इससे ज्यादा नंबर आया तो कहा जाएगा बहुत उच्च मानव विकास, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अगर इसके बीच में आया तो क्या होगा, ये बहुत उच्च था, ये क्या हो जाएगा, मानव उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास, ये बहुत उच्च मानव विकास और ये उच्च मानव विकास। ये क्या हो जाएगा, मध्यम मानव विकास या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निम्न मानव विकास। क्या, किसका, 799 अरे अपने आप देख लोगे। इसके बाद क्या है ना, एक बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा, यही तो है। इससे थोड़ी ज्यादा होगा, ये रोल नंबर नहीं देखते एग्जाम में, वैसे ही है ना, उसमें भी कंफ्यूजन होते होगे, यहां भी होगे। ठीक है, भारत हमेशा कहां रहता है ज्यादातर इसमें, भारत लगभग मध्यम मानव विकास श्रेणी में, कहां से, हाँ लगभग नहीं, कंफर्म, मध्यम मानव विकास श्रेणी। ठीक है, 223 में इसकी 132वां नंबर था भारत का, क्या था, हाँ पूरे देश की लिस्ट में कौन से नंबर में था। हाँ अब सोचो मजे की बात, भारत की इकॉनमी विश्व की कौन से नंबर की इकॉनमी है, 5, लेकिन एचडीआई में कहां आती है, समझ में आ गई बात, कि भारत में कमाई तो हो रही है लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, आवाज की बात, कोई भी सवाल आ जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या कमी है, तो लिख सकते हो कमा तो रहा है, और 2 डेटा आ जाएंगे आपके पास तो कितना अच्छा आंसर लिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में एचडीआई को बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, बताओ। अच्छा आप सब बताना, एचडीआई को बेहतर बनाना है ना, मैं आपसे पूछूंगा, बस सोच लो, 2 मिनट का समय है ना। मैं आपको सोचने की क्षमता डेवलप कर रहा हूं ताकि आपको यह पता हो कि सोचा कैसे जाता है। सोचना एक कला है, ये सोच रहे हो ना आप लोग, बहुत पढ़ के आने वाले लोग सोच पाते हैं, ये मूर्खता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अपने बारे में सोचो, 1 मिनट समय अपने बारे में सोचो सब कोई, क्या सोच पाए होगे, अपना नाम, अपना पता, अपने माँ बाप का नाम, बस। तो क्या मतलब, फिर नहीं सोच पाए ना पूरा सालों का, भाई 18-19 साल के होगा, नहीं सोच पाए ना, तो ये बताओ दिमाग में नॉलेज नहीं था कि सोच नहीं पाए। अब मैं एक बार कहता हूं, थोड़ी तरीका बदलो, अब इस बेस पे सोचो कि तुम्हारे कितने रिश्तेदारों से तुम्हारा क्या संबंध है, अब इस बारे में सोचो तुम्हारा दोस्तों से क्या संबंध है, तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो, अब सोचो। अब आ रही ना हजारों तरह की सूचनाएं दिमाग में तैर रही हैं, तो ये बताओ जानकारी का अभाव होता है कि सोचने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए कभी भी ज्यादा नोट्स पे भरोसा मत करो। सफल आदमी ज्यादा नोट्स नहीं, उसे ज्यादा नोट्स का यूज करना आता है। इसीलिए आज हिंदी मीडियम का जो यूपीएससी में रिजल्ट खत्म हुआ है ना, वो यही कारण है। यूपीएससी अपने आप को कह रहा है कि सोचने वाले लाओ, और जो हिंदी मीडियम की कोचिंग है वो नोट्स दे देती हैं। और नोट्स क्यों देती हैं, क्योंकि बच्चा जब 2 लाख देता है तो उसके हाथ में इतना दिखता है तो खुश होता है, पर वो सबसे बड़ा वही अभिशाप है। याद रखना, सोचने से होगा फ्यूचर। जैसे मैंने कहा, सोचो अपने बारे में कि एक राजनीतिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति, एक
अपनी जाति, अपने धर्म, अपने संस्कार। अब सोचो आप अपने भारत के बारे में कितना चीजें आप सोच लिया। तो याद रखना, सफलता और लिखने के लिए जानकारी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सोचने की कला। तुम मुझे कोई भी शब्द दे दो, मैं उसमें 600-700 पेज लिख सकता हूं, कोई भी चीज दे दो, क्योंकि मुझे लिखना आता है, पढ़ा नहीं। कुछ भी तुम दे दोगे। अगर तुम कहोगे ची, जैसे एक बार मैंने ऐसे ही बोला था, तो एक बच्चे ने बोला कि सर ची पे लिख के दिखाइए, तो मैंने तुरंत हॉर्न याद किया। अब ची बहुत तेज होगा, इरिटेट होगा, गुस्सा आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बीमारी होगी तो इलाज में खर्चा आएगा, इलाज में खर्चा आएगा तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। ज्यादा ची होगा तो बगल में किसी को हेलीकॉप्टर बनेगा क्या? यही ना, ची ची ची, है ना, है ना। पी पी से बॉलीवुड में भी कहा एक वेब सीरीज है, देखा वो पी पी हेलीकॉप्टर बनेगा, मारता नहीं है उसको, तो वो भी है। कितनी चीजें लिख सकते हो, ची ची के आधार पे सब कुछ, है ना। कि चूहे की आवाज ची ची होती है लेकिन खराब लगती है, पेड़ पौधे पंछी ची ची बोलते हैं, मधुर होता है ना। ची ची प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई आवाज हो सकता है? मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप। दुनिया में आपको अपना दिमाग बस चाहिए, और दिमाग आपका याद रखना दो तरह से हो सकता है, या तो स्किल या तो इंफॉर्मेशन। जो चपरासी होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, इसीलिए उनके एग्जाम भी ऐसे ही आते हैं। और जो अधिकारी होते हैं वो स्किल वाले होते हैं, इसीलिए मैं रोज सुबह 5 बजे क्वेश्चन भेजता हूं। और किसी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सब में क्या होती है? स्किल। अगर आप सुबह का क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं रोज, मैं भेजता हूं, कोई अटेंड करता है? किसी को मिला इसमें पैसा वैसा? किसी ने नहीं कमाया अभी तक। तो कमा कौन रहा है भाई, है ना। 300-400 रुपया तो कमा ही चुका कोई 4-5 दिन में, ठीक है। कोई उठता नहीं है क्या सुबह 5 बजे? एक क्वेश्चन आता है 5:30 पे, है ना। और वो क्वेश्चन बहुत यूपीएससी सेंट्रिक है, जिसको फ्यूचर में तैयारी करनी है, सीसेट की तो ऐसे ही तैयारी हो जाएगी उसकी, है ना। तो चलो, है ना, मैं भी देके सो जाता था, लेकिन फिर मैंने 3 क्वेश्चन देना चालू किया ताकि मैं जगूं, आप लोगों नहीं, ठीक है। तो फिर मैं भी जगने लगा हूं, अच्छा लगता है सुबह उठ के। पैसा देने में थोड़ी नहीं अच्छा लगता, बल्कि जगने में अच्छा लगता है, ठीक है। चलो, हाँ, लेकिन ये लगता है छोटे भाई बहनों, तो फिर मैं ये सोच के थोड़ी देता हूँ कि जीत गए तो ले रहा, छोटे भाई चाय पी लिया क्या दिक्कत, है ना। ये सोच के कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको 300 रुपये कर दूं, ताकि इतना पैसा मिलने लगे कि एक आदमी का खर्चा चलने लगे। तो भाई तभी तो इंसान मोटिवेट होगा, नहीं ज्यादा से मतलब नहीं है, मतलब ये कि इफेक्टिव रहे। देखो भीड़ से मतलब नहीं है, मतलब अच्छे लोगों से, है ना। ज्यादा ही क्या करेंगे अब, तुम्हें मैं कूड़ा कबाड़ रखने को कौन रख लोगे? हाँ, तो क्या करेंगे ऐसे ज्यादा लोगों का, ठीक है। चलो एचडीआई की बात करते हैं। तो एचडीआई को भारत में सुधारना है, तो देखो कैसे दिमाग लगाना है। आपको सब पता है, सब आता है आपको, कुछ नहीं नया बता रहा। 3 चीजें तुरंत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। अब शिक्षा को सुधारने के लिए क्या करना होगा? लिख दो, स्कूल बनाओ, बच्चों में अवेयरनेस लाओ, माँ बाप को बताओ, अच्छे टीचर रखो, अच्छे रिसोर्स रखो, डिजिटल कर दो, हो गए 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ेगा? अस्पताल अच्छे बनाओ, फिर अस्पताल में भी प्राइमरी हॉस्पिटल, टर्चरी हॉस्पिटल, बड़े शहरों के हॉस्पिटल को अच्छे बनाओ, डॉक्टर अवेलेबल ज्यादा कराओ, डॉक्टर का स्वभाव बदलो, गांव में डॉक्टर बनवाओ, डिजिटल करो, हो गए 4 पॉइंट। आय में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियां करो, नौकरियों को बढ़ाओ, फिर मैंने बताया था सेवा क्षेत्र की जगह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां, उसको बढ़ाओ, हो गया 10 पॉइंट तो हो गए। अब बताओ, अब आपसे पूछ ले, पेपर आ जाए कि भारत सरकार ऐसे कौन से उपाय अपना रही है जिससे एचडीआई सुधरेगा। अब आप डर जाओगे, हे भगवान पढ़ा ही नहीं हमने। लेकिन ये लिखो, शिक्षा में सरकार की कोई योजना है जो शिक्षा पे काम कर रही है? कौन सी? नहीं, कौन सी भाई? सब पढ़े होगे सर, स्कूल चले हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और स्कॉलरशिप। अरे तुम सबको जो सरकार ढो रही है, इसीलिए तो ढो रही है। 4000 में जो आपको बीए करा रही है, तो 4000 में थोड़ी होता होगा। एक प्रोफेसर की सैलरी 2 लाख है, आपकी 4000 से आती है क्या? तो टीचर्स कौन दे रहा है? तो यूनिवर्सिटी खर्चा दे रही है ना, स्कॉलरशिप दे रही हो। लिखो, स्वास्थ्य में क्या क्या है बताओ भाई, स्वास्थ्य की योजना है बताओ सरकार की कुछ। आयुष्मान योजना और
है? हाँ, टीकाकरण, इंद्रधनुष और हाँ कैंसर, ठीक है, और टीबी मुक्त भारत, कैंसर मुक्त भारत, तपेदिक मुक्त भारत, कोरोना वैक्सीन, ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, हो गया। आय में बताओ क्या करती है? अरे पढ़ाती है, यही सब लिख दोगे भाई। अच्छे स्वस्थ रहोगे तो तभी तो आय कमा पाओगे, शिक्षा रहेगी तभी तो कमा पाओगे। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, है ना, काम का मनरेगा, और कितने नहीं, हजार तरह की चीजें। तो केवल इसमें 10 योजनाएं लिख सकते हो ब्लैक पेन से, और कितना पढ़ लोगे तुम? जाके खरीदो डी कुमार, बी कुमार, सी कुमार, या जाके खरीदो कोई अच्छी किताब, उसमें भी इतना नहीं होगा। अब पढ़ोगे बाद में भूल ही जाओगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट भूलना है। हाँ, कितना भी पढ़ोगे भूल जाओगे। तो आज के बाद याद रखना, पढ़ाई से ज्यादा इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीका, है ना। हर समय पत्थर नहीं डालने चाहिए मिट्टी, है ना। वो कौवा पागल था जो पत्थर डाल रहा था, स्ट्रॉ लगा के पी सकता था। इसीलिए जो पहला डीपी लगाई थी, मैंने ध्यान दिया है, जो ग्रुप है उसकी पहली डीपी वही थी, है ना, कि पत्थर डालने वाले लोग नहीं चाहिए। अब इलाहाबाद जो पीछे हुआ है वो इसीलिए हो गया है कि यहाँ के लोग अभी भी पत्थर डालना, रात दिन पढ़ना, इस पे ध्यान नहीं देते कि कैसे पढ़ना है। अभी आप ही में से कई लोग, अरे कुछ पढ़ाया नहीं, ये सब मजा नहीं आई, है ना। यहाँ ये कि कितना लिखवा दो, उससे नहीं होता, कितना स्मार्ट तरीके से। तो हो गया, एचडीआई हो गया। अब चलो एचडीआई की लिमिट बताओ क्या क्या है। एचडीआई की लिमिट मतलब कोई चीज, जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मान लो इंडियन क्रिकेट टीम की लिमिट क्या है, ज्यादा प्रेशर होता तो आउट हो जाती, है ना। जैसे सचिन की क्या सीमा थी, 90 में नर्वस हो जाते थे। लिमिट मतलब जहां आप सीमित हो जाओ, जहां आप कम हो जाओ। तो बताओ भाई इसकी क्या सीमा है? अब बताओ, जो बताएगा, है ना, उसको एक सोने की चैन इमोजी पे भेजूंगा। और क्या चाहिए तुम लोगों को? रियल में चाहिए, उम्मीद भी कर रहे हो। बताओ जल्दी बताओ। कई लोग खुश हो गए तो मुझे खुद तो पहने नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ भाई। अच्छा ये हाँ, नहीं तो ये उसमें नहीं आएगा। अब ये थोड़ी कहोगे कि पता चला दवाई खा रहे, दवाई की सीमा क्या कि पास नहीं हो रहे। अरे दो ऐसी चीजें थोड़ी जोड़ लोगे यार कि सचिन की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि शाहरुख खान की मूवी नहीं चल रही। अरे तो सचिन अलग है, शाहरुख खान अलग है, तो देश की बात कर रहे हैं। देखो ये बताता नहीं है कि शिक्षा कितने साल, ये तो बताता है शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, इसमें कोई बात। पता चला तुम लोग जैसे 3 साल स्कूल जा रहे हो, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, 3 साल मतलब यूनिवर्सिटी में, सबसे तो यही कहोगे ना इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं, पर सच्चाई हमें भी पता है। अरे सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था अकबर और बाबर बाप कौन है, से यही नहीं पता। अब बताओ, हम तो, है ना, पता चला अगर सुन ले राष्ट्रपति ये बात तो बंद करा दी यूनिवर्सिटी। कि अकबर बड़ा कि बाबर बड़ा, ऐसे लोग भी इलाहाबाद में। ठीक है, समझ रहे ये बात। तो शिक्षा की गुणवत्ता पे कोई बात नहीं करता। और बताओ, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो तुम्हारे घर में ग्रोथ हो रही है, खूब काम हो रहा है, लेकिन इतना पॉल्यूशन, इतना नुकसान कर रहे हो, ये बताओ काम ज्यादा जरूरी है कि उस काम में नुकसान भी कम हो? है जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूं, पर मतलब 100 रुपए कमा रहा हूं, लेकिन 100 रुपए में 200 को तो नुकसान कर दे रहा हूं, ये समझदारी है? तो ये बताओ, कहीं एचडीआई में आय की तो चर्चा की, पर वो आय आ कैसे रही है इस पे चर्चा कि कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के आय आ रही है। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये है पर्यावरणीय संबंधित, इस पर कोई बात नहीं की गई। अच्छा, अब निष्कर्ष क्या लिखोगे? हर चीज का निष्कर्ष क्या लिखोगे? कि एचडीआई एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, एक मापन है ना, जिसमें कई तरह की विशेषताएं हैं पर कुछ सीमाएं हैं। बस हो गया, ठीक है। चलो एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। बोर हो रहे हो क्या? समझ में तो आ रहा है ना? अब नहीं आ रहा होगा तो तुम्हारी कमी है, मेरी नहीं है। देखो तुम लोग सबसे अच्छे उम्र में हो, बस इतना जान लेना,
है ना। मतलब तुम लोगों की जो उम्र है वो सबसे अच्छी है। ये 3 साल बस लाइफ के हैं बस, उसके बाद कहीं एक जगह सेट हो जाओगे। तो 3 साल नहीं पढ़ोगे, मैं बता दे रहा हूं, कुछ नहीं पढ़ोगे तो पीएचडी की तैयारी करोगे और फॉर्म भरते रहोगे, बस ये तय है। अभी अगर पढ़ लोगे 3 साल तो शायद डीयू में, जेएनयू में पहुंच जाओगे, और डीयू जेएनयू में पहुंच जाने का मतलब एक अच्छी जगह सेट हो गए। क्योंकि भाई गंदगी से निकल के अच्छी जगह पहुंच जाओगे। गंदगी कहने वाला खराब नहीं, लेकिन वहां और अच्छे लोग हैं, उसकी तुलना में तो ये खराबी है, ठीक है। तो अच्छी जगह अगर पहुंच जाओगे तो अच्छे लोगों को देखोगे तो अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो एक वो हो सकता है 3 साल में ही सब डिसाइड कर लोगे। मेरी बात शायद बुरी लगे, और मैं इलाहाबाद को नहीं बुरा बोल रहा, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी जहां पर ज्यादा हो हमें उधर जाना चाहिए। और देखो ये बात बहुत क्लियर है, ड्यू का सिलेबस देखोगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखोगे। कल बात कर रहे थे, एंशिएंट पढ़ाया था ना, जितना तुम लोग पूरे 1 साल में नहीं पढ़ते वहां उतना 6 महीने में बच्चे पढ़ लेते हैं। तो पीछे तो रहोगे ही ना। एक्स्ट्रा एक्टिविटी उससे ज्यादा होती है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं होती। वहां रोज कोई ना कोई आता प्रोग्राम, सेमिनार को। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? फेयरवेल, और उसमें फिर 3 बार गोली चलती है। फिर क्या हो रहा है फेयरवेल के बाद? हाँ, फेयरवेल एक और कौन सा प्रोग्राम होता है? हाँ, फ्रेशर फेयरवेल, बस यही 2 समागम हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब फिर बस एक होता सेलिब्रेशन, किसका? जन्मदिन का, है ना, कि आजमगढ़ से आने वाले, कम समय में इलाहाबाद में पहचान बनाने वाले युवा हृदय सम्राट को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बस, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलाहाबाद में चल रहा है, ठीक है। और उससे ज्यादा खासियत क्या है कि अपने पुराने गौरव में खुश हैं। बहुत आईएएस निकलते थे भैया, हाँ बहुत पहले, अब नहीं निकलते, ठीक है। तो ये नशा होता है, नशा। नशे में क्या होता है, इंसान मदहोश रहता है ना। जैसे आजकल एक बाबा फेमस है ना, खुश है। तो वैसे ही ये बातों का नशा होता है कि पहले बहुत अच्छे थे। अरे पहले से क्या मतलब, है ना। जैसे हमारे घर में नहीं कहते बाबा दादा बहुत अमीर थे एक समय, हाईवे किनारे प्लाट था, ये था, अरे थे, अब लुट गए हो ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है?